नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जिसने चीनी दर्शन की दुनिया को एक नए नजरिए से समझाया है। यह किताब है फेंग यूलान का चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास, जिसे मूल रूप से अंग्रेजी में ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ चाइनीज फिलॉसफी के नाम से जाना जाता है। इस किताब में लेखक ने चीनी दर्शन के 2500 सालों के सफर को एक संक्षिप्त लेकिन गहन तरीके से प्रस्तुत किया है। आज हम इसी किताब के 10,000 शब्दों के सार को आपके सामने रखेंगे। चीनी दर्शन का इतिहास बहुत पुराना है। इसकी शुरुआत लगभग 1000 ईसा पूर्व से मानी जाती है, जब चीन में ऋग्वैदिक काल के समान प्राचीन ग्रंथ रचे गए। लेकिन दर्शन के रूप में इसका उदय ईसा पूर्व 6ठी सदी के आसपास हुआ, जब कन्फ्यूशियस और लाओ त्से जैसे महान विचारक सामने आए। फेंग यूलान ने अपनी किताब में इस सफर को कई युगों में बांटा है। पहला युग है प्राचीन युग, जिसमें 6 शास्त्रीय विद्यालय शामिल हैं। इनमें सबसे प्रमुख है कन्फ्यूशियस का विद्यालय। कन्फ्यूशियस ने नैतिकता और सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया। उनके अनुसार एक समाज तभी सफल होता है जब हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। उन्होंने रेन यानी मानवता और ली यानी शिष्टाचार पर बल दिया। कन्फ्यूशियस का मानना था कि सरकार को नैतिक आदर्शों पर चलना चाहिए। दूसरा प्रमुख विद्यालय है ताओवाद। लाओ त्से ने ताओ यानी मार्ग के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ताओवाद के अनुसार ब्रह्मांड में एक स्वाभाविक क्रम है और मनुष्य को उसी के अनुसार चलना चाहिए। वो वेई यानी बिना प्रयास के कार्य करना ताओवाद का मुख्य सिद्धांत है। चुआंग त्से ने इसे और आगे बढ़ाया और रिश्तों की सापेक्षता पर जोर दिया। तीसरा विद्यालय है मोहिज्मा, जिसके संस्थापक मोत्से थे। मोत्से ने सार्वभौमिक प्रेम का सिद्धांत दिया। उनका कहना था कि हमें सभी मनुष्यों से बिना किसी भेदभाव के 3 राज्यों और 6 राजवंशों के काल में चीनी दर्शन में बौद्ध धर्म का प्रवेश हुआ। बौद्ध धर्म भारत से चीन आया और धीरे धीरे चीनी मानस पद्धति में घुल मिल गया। चीनी बौद्ध धर्म में मुख्यतः 2 धाराएं विकसित हुईं, एक तियानताई स्कूल और दूसरा चैन या जैन स्कूल। चैन बौद्ध धर्म ताओवाद के प्रभाव में आया और ध्यान और अंतर्दृष्टि पर जोर देता है। सुई और तांग राजवंशों के दौरान बौद्ध धर्म अपने चरम पर पहुंचा, लेकिन इसके साथ ही कन्फ्यूशीवादी विद्वानों ने बौद्ध धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए नव कन्फ्यूशीवाद का निर्माण किया। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नव कन्फ्यूशीवाद ने बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता को अपनाया, लेकिन उसे कन्फ्यूशीवाद के नैतिक ढांचे में ढाला। सांग राजवंश के दौरान चुंग शी और झू शी जैसे विद्वानों ने नव कन्फ्यूशीवाद को एक व्यवस्थित रूप दिया। झू शी ने ली और क्यूई के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ली का अर्थ है सिद्धांत या तर्क और क्यूई का अर्थ है भौतिक ऊर्जा। उनके अनुसार हर वस्तु और हर विचार में ये दोनों तत्व मौजूद हैं। मिंग राजवंश में वांग यांगमिंग ने नव कन्फ्यूशीवाद में एक और क्रांति ला दी। उन्होंने सहज ज्ञान पर जोर दिया। वांग यांगमिंग के अनुसार सत्य को बाहरी ग्रंथों में नहीं, बल्कि अपने भीतर खोजना चाहिए। उनका मानना था कि मनुष्य में जन्म से ही नैतिक ज्ञान होता है और उसे बस प्रकट करने की जरूरत है। चीनी दर्शन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है चीनी दर्शन की प्रकृति। फेंग यूलान बताते हैं कि पश्चिमी दर्शन की तरह चीनी दर्शन में शुद्ध तर्क और अमूर्त विचारों पर उतना जोर नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। चीनी दार्शनिकों का उद्देश्य केवल सत्य को समझना नहीं, बल्कि उस सत्य को अपने जीवन में उतारना है। चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास में फेंग यूलान ने दर्शन और धर्म के बीच का अंतर भी स्पष्ट किया है। पश्चिम में दर्शन और धर्म अलग अलग क्षेत्र हैं, जबकि चीन में दर्शन ने धर्म की जगह ले ली है। चीनी लोगों के लिए दर्शन ही उनका आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। कोई एक ईश्वर नहीं, बल्कि ताओ, ली, रेन जैसे सिद्धांत ही उनका मार्गदर्शन करते हैं। किताब में आगे फेंग यूलान ने चीन में दर्शन के विभिन्न युगों में हुए बदलावों का विश्लेषण किया है। उदाहरण के लिए हान राजवंश में कन्फ्यूशीवाद को राजधर्म बना दिया गया, लेकिन फिर भी ताओवाद और बौद्ध धर्म ने अपनी उपस्थिति बनाए रखी। विभिन्न विद्वानों के बीच संवाद भी इस किताब का एक रोचक पहलू है। जैसे कन्फ्यूशियस और लाओ त्से के बीच मुलाकात की कहानी प्रसिद्ध है। लाओ त्से ने कन्फ्यूशियस को सलाह दी कि वह ज्यादा नियम बनाने की बजाय प्रकृति को मुक्त रहने दे। कन्फ्यूशियस ने इससे सीख ली, लेकिन फिर भी अपने मार्ग पर चलते रहे। मेंशियस और शुन त्से के बीच मानव स्वभाव पर बहस भी महत्वपूर्ण है। मेंशियस कहते थे कि मनुष्य अच्छा पैदा होता है, जबकि शुन त्से कहते थे कि वह बुरा पैदा होता है। यह बहस चीनी दर्शन में सदियों तक जारी रही,
और बाद में नवकन्फ्यूशिवादियों ने इसे समाधान खोजने की कोशिश की। बौद्ध धर्म के चीनीकरण की प्रक्रिया भी बहुत दिलचस्प है। जब बौद्ध धर्म चीन पहुंचा तो उसने ताओवाद और कन्फ्यूशिवाद के साथ मिलकर एक नई चीनी बौद्ध धर्म का निर्माण किया। चैन बौद्ध धर्म इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें ध्यान, अचानक ज्ञान और सहजता पर जोर दिया जाता है। फेंग यूलान ने अपनी किताब में दर्शन के इतिहास को केवल विचारों का संग्रह नहीं माना, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि कैसे ये विचार सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। उदाहरण के लिए, किन राजवंश के बाद लीगलिज्म का पतन हुआ क्योंकि वह बहुत कठोर था। चीनी दर्शन में तियान यानी स्वर्ग की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। कन्फ्यूशियस के लिए तियान एक नैतिक शक्ति था जो मनुष्य के कर्मों का न्याय करता है। ताओवाद में तियान प्रकृति का पर्याय है। बौद्ध धर्म में तियान का अर्थ देवलोक से है। इस प्रकार एक ही शब्द के अलग अलग दर्शनों में भिन्न अर्थ हैं। नवकन्फ्यूशिवाद के विकास में झू शी और वांग यांगमिंग का योगदान बहुत बड़ा है। झू शी ने ग्रंथों का अध्ययन पर जोर दिया, जबकि वांग यांगमिंग ने अंतर्दृष्टि पर। इन दोनों के बीच का अंतर बाद में चीनी दर्शन में ली और शिन के बीच के अंतर के रूप में जाना गया। चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास में एक और महत्वपूर्ण विषय है चीनी दर्शन का अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव। आज के समय में पश्चिमी दर्शन भी चीनी दर्शन की ओर देख रहा है। ताओवाद के वु वेई और चैन बौद्ध धर्म के माइंडफुलनेस को दुनिया भर में स्वीकार किया जा रहा है। फेंग यूलान ने अपनी किताब में इस बात को रेखांकित किया है कि चीनी दर्शन का सबसे बड़ा योगदान है जीवन का दर्शन। यह हमें सिखाता है कि कैसे संतुलित जीवन जिया जाए, कैसे प्रकृति के साथ तालमेल बनाया जाए और कैसे समाज में शांति और सद्भाव स्थापित किया जाए। किताब के अंत में फेंग यूलान ने चीनी दर्शन के भविष्य पर चर्चा की है। उनका मानना था कि चीनी दर्शन को पश्चिमी दर्शन के साथ संवाद करना चाहिए। वे दोनों की सीमाओं और ताकत को समझकर एक नए वैश्विक दर्शन का निर्माण कर सकते हैं। अब हम किताब के कुछ मुख्य अंशों पर गहराई से गौर करेंगे। पहला अंश है रेन की अवधारणा। कन्फ्यूशियस ने रेन को एक व्यक्ति का सर्वोच्च गुण माना। रेन का अर्थ है दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा। उन्होंने कहा कि एक रेन व्यक्ति वह है जो दूसरों को वही दे जो वह खुद चाहता है। दूसरा महत्वपूर्ण अंश है ली की अवधारणा। ली का अर्थ है शिष्टाचार, अनुष्ठान और सामाजिक मर्यादा। कन्फ्यूशियस के अनुसार सामाजिक व्यवस्था तभी कायम रह सकती है जब सभी लोग अपने अपने ली का पालन करें। ली समाज को एकजुट रखने का माध्यम है। तीसरा अंश है ताओ की अवधारणा। लाओ त्से के अनुसार ताओ वह मूल शक्ति है जिससे सब कुछ उत्पन्न हुआ। ताओ को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। यह अनाम है, अनंत है। ताओ का पालन करने का अर्थ है प्रकृति के साथ बहना, संघर्ष न करना। चौथा अंश है वु वेई का सिद्धांत। वु वेई का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि स्वाभाविक क्रिया है। जैसे नदी बिना प्रयास के बहती है, वैसे ही मनुष्य को अपने कार्यों को बिना अहंकार के करना चाहिए। यह ताओवाद का एक व्यावहारिक सिद्धांत है। पांचवां अंश है मोत्से का सार्वभौमिक प्रेम। मोत्से ने कहा कि यदि हर कोई दूसरों से उसी तरह प्रेम करे जैसे वह खुद से करता है, तो युद्ध और झगड़े समाप्त हो जाएंगे। वे कन्फ्यूशियस के चरणबद्ध प्रेम के विरोधी थे। छठा अंश है मेंशियस का 4 मूल गुणों का सिद्धांत। मेंशियस ने कहा कि हर मनुष्य में करुणा, लज्जा, विनय और विवेक का बीज होता है। यदि इन बीजों को पोषित किया जाए तो वे परिपक्व होकर नैतिक व्यक्तित्व बनाते हैं। सातवां अंश है शुन त्से का समाजीकरण का सिद्धांत। शुन त्से का मानना था कि मनुष्य का मूल स्वभाव बुरा है, लेकिन शिक्षा और अनुशासन से उसे सुधारा जा सकता है। इसलिए उन्होंने सख्त शिक्षा और कानूनों की वकालत की। आठवां अंश है हान फेई त्से का कानूनी सिद्धांत। हान फेई त्से ने कहा कि शासन को नैतिकता पर नहीं, बल्कि कानून और दंड पर टिकना चाहिए। उनके अनुसार अगर कानून सख्त है तो लोग उनका पालन करेंगे, भले ही वे नैतिक रूप से अच्छे न हों। 9वां अंश है चीनी बौद्ध धर्म में शून्यता का सिद्धांत। चीनी बौद्ध विचारकों ने नागार्जुन के मध्यमक सिद्धांत को अपनाया, जिसमें कहा गया है कि सभी वस्तुएं शून्य हैं क्योंकि वे परतंत्र हैं। लेकिन इस शून्यता को नकारात्मक रूप में नहीं, बल्कि मुक्ति के मार्ग के रूप में देखा गया। 10वां अंश है चैन बौद्ध धर्म का अचानक ज्ञान। चैन या जैन बौद्ध धर्म में माना जाता है कि सत्य को एकाएक अनुभव किया जा सकता है, लंबे अध्ययन से नहीं। गुरु और शिष्य के बीच एक सीधा संवाद ही इस ज्ञान को जगा सकता है।
11वां अंश है नव कन्फ्यूशिवाद में ली और क्यूई का संबंध। झू शी के अनुसार हर वस्तु में ली और क्यूई दोनों होते हैं। ली सार्वभौमिक सिद्धांत है, जबकि क्यूई विशिष्ट भौतिक रूप है। ली के बिना क्यूई अव्यवस्थित है और क्यूई के बिना ली अस्तित्व में नहीं आ सकता। 12वां अंश है वांग यांगमिंग का सहज ज्ञान सिद्धांत। वांग यांगमिंग ने कहा कि ज्ञान और कर्म एक ही है। यदि तुम जानते हो कि क्या सही है तो उसे तुरंत करो। उन्होंने कहा कि सहज ज्ञान ही हमारा मार्गदर्शक है और हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। 13वां अंश है चीनी दर्शन में जेंगमिंग यानी नामों का सुधार। कन्फ्यूशियस ने कहा था कि यदि नाम सही नहीं है तो भाषा गलत हो जाती है और फिर समाज बिगड़ जाता है। इसलिए हर चीज का सही नाम होना चाहिए। यह सिद्धांत बाद में लीगलिस्ट और ताओवादियों द्वारा अलग अलग रूप में अपनाया गया। 14वां अंश है चीनी दर्शन में विरोधों का एकीकरण। येन और यांग, ली और क्यूई, रेन और ली, ताओ और दे, ये सभी विरोधी प्रतीत होते हैं लेकिन वास्तव में एक दूसरे के पूरक हैं। चीनी दर्शन में विरोधों के बीच संतुलन को ही सत्य माना गया है। 15वां अंश है दर्शन और जीवन का संबंध। फेंग यूलान लिखते हैं कि चीनी दार्शनिकों के लिए दर्शन एक सैद्धांतिक अभ्यास नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। कन्फ्यूशियस ने खुद एक शिक्षक के रूप में जीवन बिताया, लाओ त्से ने एक सरल जीवन जिया और च्वांग त्से ने स्वतंत्रता को अपनाया। अब हम किताब के कुछ प्रमुख प्रसंगों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रसंग है मेंशियस और राजा हुई के बीच संवाद। राजा ने पूछा कि राज्य कैसे चलाएं? मेंशियस ने कहा कि राज्य चलाने का मतलब लोगों की भलाई करना है। उन्होंने कहा कि एक राजा को पहले अपने नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारना चाहिए, फिर उन्हें नैतिक शिक्षा देनी चाहिए। दूसरा प्रसंग है च्वांग त्से और उनकी पत्नी की मृत्यु। जब च्वांग त्से की पत्नी मरी तो उन्होंने शोक नहीं किया बल्कि ढोल बजाकर गाना शुरू कर दिया। जब उनके दोस्त ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं समझ गया हूँ कि जीवन और मृत्यु प्रकृति के चक्र का हिस्सा है। मेरी पत्नी अब उस चक्र का हिस्सा बन गई है, इसलिए मैं शोक नहीं करता। तीसरा प्रसंग है हुईशी और च्वांग त्से का संवाद। हुईशी ने च्वांग त्से से कहा कि तुम्हारे सिद्धांत व्यावहारिक नहीं है। च्वांग त्से ने जवाब दिया कि सच्चा ज्ञान व्यावहारिकता से परे है। यह बातचीत दर्शाती है कि चीनी दर्शन में तर्क और व्यावहारिकता के बीच हमेशा तनाव रहा है। चौथा प्रसंग है बौद्ध भिक्षु बोधिधर्म का चीन आगमन। बोधिधर्म ने चीन में चैन बौद्ध धर्म की नींव रखी। जब सम्राट वू ने उनसे पूछा कि मेरे धार्मिक कार्यों से कितना पुण्य हुआ, तो बोधिधर्म ने कहा कि कोई पुण्य नहीं हुआ। इससे पता चलता है कि चैन बौद्ध धर्म में बाहरी कर्मों के बजाय आंतरिक आध्यात्मिकता पर जोर दिया गया। पांचवा प्रसंग है झू शी और उनके शिष्यों का ग्रंथ अध्ययन। झू शी ने अपने शिष्यों को 4 पुस्तकों लुन्यू, मेंशियस, दा शू और झोंगयोंग का गहन अध्ययन करने का निर्देश दिया। उनका मानना था कि इन ग्रंथों के माध्यम से ही कोई व्यक्ति सत्य को समझ सकता है। छठा प्रसंग है वांग यांगमिंग का एक सपना। वांग यांगमिंग ने एक दिन सपने में देखा कि वे एक बांस के पेड़ के नीचे बैठे हैं और उन्हें अचानक ज्ञान प्राप्त होता है कि सत्य बाहर नहीं, भीतर है। उसके बाद उन्होंने सहज ज्ञान का सिद्धांत प्रतिपादित किया। 7वां प्रसंग है चीनी दर्शन में विवाद संवाद की परंपरा। प्राचीन चीन में दार्शनिक आपस में बहस करते थे, लेकिन वह बहस मैत्रीपूर्ण होती थी। जैसे च्वांग त्से और हुईशी के बीच की बहस या मेंशियस और शुन त्से के बीच की बहस। यह संवादों के माध्यम से सत्य तक पहुंचने का एक तरीका था। 8वां प्रसंग है बौद्ध धर्म और ताओवाद का मिलन। चीन में बौद्ध धर्म के आगमन के बाद ताओवाद ने बौद्ध धर्म के कई सिद्धांतों को अपनाया। जैसे बौद्ध धर्म का पुनर्जन्म का सिद्धांत ताओवाद में अमरता की अवधारणा से मिलता जुलता है। दोनों ने एक दूसरे को समृद्ध किया। 9वां प्रसंग है चीनी दर्शन में कविता और दर्शन का संबंध। फेंग यूलान बताते हैं कि चीनी दार्शनिक अक्सर अपने विचारों को कविताओं और कहानियों के माध्यम से व्यक्त करते थे। लाओ त्से का ताओ ते चिंग एक कविता की तरह है और च्वांग त्से में अनेक दृष्टांत हैं। 10वां प्रसंग है चीनी दर्शन में प्रकृति और मनुष्य का संबंध। कन्फ्यूशिवाद में मनुष्य को समाज पर केंद्रित किया गया, जबकि ताओवाद में प्रकृति को प्राथमिकता दी गई। बाद में नव कन्फ्यूशिवाद ने इन दोनों को एक साथ लाने की कोशिश की। अब हम किताब के उन हिस्सों पर ध्यान देंगे जो पश्चिमी पाठकों के लिए विशेष रूप से दिलचस्प हैं। पहला है चीनी दर्शन में ईश्वर का अभाव। पश्चिमी दर्शन में अक्सर एक ईश्वर या परम सत्ता की चर्चा होती है, लेकिन चीनी दर्शन में इसकी जगह ताओ
या तियान या ली जैसी अवैयक्तिक शक्तियां हैं। दूसरा है चीनी दर्शन में नैतिकता और राजनीति का अटूट संबंध। पश्चिम में नैतिकता और राजनीति को अलग अलग क्षेत्र माना जाता है, लेकिन चीन में राजनीति को नैतिकता का ही एक विस्तार माना गया। एक अच्छा शासक वह है जो नैतिक आदर्शों पर चले। तीसरा है चीनी दर्शन में परिवर्तन की अवधारणा। आई चिंग यानी परिवर्तन की पुस्तक में कहा गया है कि ब्रह्मांड में सब कुछ बदलता है, लेकिन परिवर्तन का नियम स्थिर है। इसलिए मनुष्य को परिवर्तन के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। चौथा है चीनी दर्शन में सादगी का आदर्श। ताओवाद में सादगी और संयम को जीवन का उच्चतम मूल्य माना गया। लाओ त्से ने कहा कि सादगी ही वास्तविक शक्ति है। यह आधुनिक उपभोक्ता समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। पांचवा है चीनी दर्शन में अहंकार का त्याग। चुआंग त्से ने कहा कि हम अपने अहंकार को छोड़ दें तो ही हम सच्ची स्वतंत्रता पा सकते हैं। यह बौद्ध धर्म के अनात्मा सिद्धांत से मिलता जुलता है। फेंग यूलान ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि चीनी दर्शन का विकास कभी रैखिक नहीं रहा, बल्कि उसमें उतार चढ़ाव आते रहे। कभी कन्फ्यूशीवाद प्रभावी था तो कभी ताओवाद और बौद्ध धर्म, लेकिन हर युग में एक नया संश्लेषण हुआ। उदाहरण के लिए वी और जिन राजवंशों के दौरान डार्क लर्निंग या शुआनशु का विकास हुआ, जो ताओवाद और कन्फ्यूशीवाद का मिश्रण था। इस दौरान दार्शनिकों ने अस्तित्व और गैर अस्तित्व पर गहन चर्चा की। सुई राजवंश में बौद्ध धर्म को राज्य से संरक्षण मिला, लेकिन तांग राजवंश के उत्तरार्ध में बौद्ध धर्म के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई। इसके बाद नव कन्फ्यूशीवाद का उदय हुआ, जिसने बौद्ध धर्म की आध्यात्मिकता को कन्फ्यूशीवाद में समाहित कर लिया। सांग राजवंश में नव कन्फ्यूशीवाद अपने चरम पर पहुंचा। झू शी ने 4 पुस्तकों पर भाष्य लिखे, जो बाद में सरकारी परीक्षाओं का आधार बने। इस तरह कन्फ्यूशीवाद ने एक बार फिर चीनी शिक्षा और प्रशासन को नियंत्रित कर लिया। मिंग राजवंश में वांग यांगमिंग के विचारों ने नव कन्फ्यूशीवाद में एक क्रांति ला दी। उनके अनुसार ज्ञान और कर्म एक हैं। उनके अनुयायियों ने इसे शिनशु या हृदय का शास्त्र कहा, जो बाद में जापानी दर्शन और समुराई संस्कृति को भी प्रभावित किया। किंग राजवंश में चीन में पश्चिमी विचारों का प्रवेश हुआ। चीनी दार्शनिकों ने पश्चिमी दर्शन के साथ संवाद करना शुरू किया। फेंग यूलान स्वयं 20वीं सदी के प्रमुख चीनी दार्शनिक थे, जिन्होंने पश्चिमी तर्क और चीनी दर्शन को जोड़ने का प्रयास किया। उनकी किताब चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी गई थी, ताकि पश्चिमी पाठक भी चीनी दर्शन को समझ सकें। यह किताब आज दुनिया भर में चीनी दर्शन के अध्ययन के लिए एक मानक पाठ्यपुस्तक मानी जाती है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में लिखी गई है। फेंग यूलान ने जटिल दार्शनिक अवधारणाओं को भी ऐसे समझाया है कि कोई भी सामान्य पाठक आसानी से समझ सके। आज हमने इस किताब के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर चर्चा की है। हमने देखा कि कैसे चीनी दर्शन ने 2500 सालों में विकास किया, कैसे विभिन्न विद्यालयों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, और कैसे चीनी दर्शन आज भी प्रासंगिक है। चीनी दर्शन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि उसने मनुष्य को प्रकृति और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करना सिखाया। यह हमें बताता है कि वास्तविक सुख बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में है। आज के आधुनिक युग में, जब हर तरफ अशांति और तनाव है, चीनी दर्शन के सिद्धांत हमें एक नया रास्ता दिखा सकते हैं। ताओवाद का वु वेई, कन्फ्यूशीवाद का रेन और बौद्ध धर्म का करुणा, ये सभी आज भी उतने ही मूल्यवान हैं जितने हजारों साल पहले थे। दोस्तों, यदि आपने अभी तक यह किताब नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको इसकी सिफारिश करता हूँ। चीनी दर्शन का संक्षिप्त इतिहास न केवल चीनी संस्कृति को समझने के लिए बल्कि अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए भी एक बेहतरीन मार्गदर्शक है। इस वीडियो में हमने किताब के 10,000 शब्दों के सार को आपके सामने रखा। हमने मुख्य विद्यालयों, प्रमुख दार्शनिकों, उनके सिद्धांतों और ऐतिहासिक संदर्भों पर चर्चा की। उम्मीद है कि यह आपके लिए जानकारीपूर्ण रहा होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही और वीडियो लाते रहेंगे, जहां हम दुनिया भर की महान किताबों और दार्शनिक विचारों को सरल भाषा में समझाएंगे।